ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबको मेरी आवाज आ रही है? सब लोग सुन सकते हैं मुझे? गुड मॉर्निंग। आप लोग सब प्लीज ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट। अच्छा, कल हमने जो पढ़ा था, लास्ट नाइट हमने कहाँ से छोड़ी थी? टाइप्स ऑफ असेसमेंट पे हमने बात की थी। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हमने जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ओके, ऑल राइट। कंपोनेंट्स भी हो गए थे हमारे पास। यहाँ से हमने स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट में आप देखें कि एक इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव आ जाती है, एक कौन सा प्रॉब्लम ओरिएंटेड आ जाती है, और तीसरी इमरजेंसी आ जाती है। इनिशियल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं आल्सो कॉल्ड एडमिशन असेसमेंट, यानी कि जब पेशेंट अभी कह ले आता है किसी भी प्रॉब्लम के साथ, तो जो हम उसके लुक एट अ ग्लांस, एक नजर में जो हम उसकी असेसमेंट करते हैं, उसको हम इनिशियल एंटर हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जब अभी वो वार्ड के अंदर कहें कि दाखिल ही होता है। उसके बाद नंबर 2 है, कहते हैं इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा अबाउट द क्लाइंट परसेप्शन ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स और द सिस्टम। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम पेशेंट से इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब पेशेंट खुद से अपनी अपनी हेल्थ परसेप्शन के बारे में और अपनी बॉडी सिस्टम के बारे में जो है वो क्या है वो बताना शुरू करता है। जहां भी उसको जिस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है उसके बारे में आपको हिस्ट्री देना शुरू करता है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के बारे में बताता है कि मेरी पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, पहले मुझे कहीं पे कोई शंट तो नहीं डला, पहले कोई मेरे पे कोई मेजर सर्जरी या कोई इस तरह का इशू तो नहीं हुआ। ठीक है, मेरा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। उसके बाद वो अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में पैरालिसिस तो नहीं चलता, डायबिटीज तो नहीं चलती, शुगर तो नहीं चलती, ब्लड प्रेशर तो नहीं चलता। लाइफस्टाइल के बारे में बताता है कि मैं वॉक करता हूँ, नहीं करता, ठीक है, सेडेंटिव लाइफस्टाइल गुजारता हूँ। ठीक है, और अपनी हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है जो कि रिलेटेड टू ऑल ओवरऑल फंक्शन के बारे में होती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यानी कि जो आप हमें नजर आ रहा होता है, जो कि हमने ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्वेशन से आता है। ठीक है, उसमें हम सारी चीजें, पल्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, ये सारी चीजें हम लोग लेते हैं। ठीक है, द पर्पस आर टू evaluate the client's health status। इसका क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को evaluate करना, आइडेंटिफाई फंक्शनल हेल्थ प्रॉब्लम, उसकी फंक्शनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और क्या करना, उसको प्रोवाइड करना इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बेस विच इज क्रिटिकल फॉर evaluating changes in the client's हेल्थ स्टेटस इज सब्सिक्वेंट असेसमेंट। वो तमाम तरह का डाटा अचीव करना, तमाम तरह का डाटा गैदर करना जिसकी हमें जरूरत होती है, जिसकी बेस पे हमने अपना सारा का सारा प्लान रेडी करना होता है पेशेंट की केयर के लिए। ठीक है, आगे आ जाती है आपकी ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट। ऑनगोइंग जैसे कि नाम से जाहिर है कि आगे की तरफ चलती जा रही है ये वाली असेसमेंट। ठीक है, यानी कि ये इनिशियल असेसमेंट के बाद स्टार्ट होती है और एट द एंड ऑफ द असेसमेंट तक ये जाती है। सो कहता है कंसिस्ट ऑफ द डाटा कलेक्शन दैट अकर्स आफ्टर द कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ये उस वक्त शुरू होती है जब आप कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक डिटेल्ड हिस्ट्री सारी की सारी आप लेते हैं तो वो चलती चली जाती है। दिस कंसिस्ट ऑफ मिनी ओवरव्यू ऑफ द क्लाइंट्स बॉडी सिस्टम, यानी कि आप एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हो क्लाइंट के हर बॉडी सिस्टम का, उसके नर्वस सिस्टम का, उसके कार्डिक सिस्टम का, उसके जीआईटी सिस्टम का, उसके जेनेटो यूरिनरी सिस्टम का। ठीक है, एंड होलिस्टिक हेल्थ पैटर्न एज फॉलो अप ऑन हिज हेल्थ स्टेटस। होलिस्टिक हेल्थ पैटर्न क्या होता है? होली सोली, हेड टू टो, यानी कि हर तरह से आप क्या करते हो, आप हर तरह से उसका होलिस्टिक हेल्थ पैटर्न जो है उसको उसका देखते हो, फॉलो अप किस तरह से है ऑन हिज हेल्थ स्टेटस, उसके हेल्थ स्टेटस के ऊपर। ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ ये है उसका होली सोली, यानी कि हर तरह से जो उसका हेल्थ पैटर्न है उसको आप देखते हो। एनी प्रॉब्लम दैट वर इनिशियली डिटेक्टेड इन द क्लाइंट्स system or holistic health pattern are assessed in less depth to determine any major changes, deterioration
और इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द बेसलाइन डाटा, ठीक है। उसके बाद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो कि आप इनिशियली डिटेक्ट करते हो क्लाइंट की बॉडी सिम्टम्स के अंदर या उसकी होली सोली हेल्थ पैटर्न के अंदर, तो आप उसको क्या करते हो, रीअसेस्ट करते हो। यानी कि आप मिसाल के तौर पे आप ये हिसाब लगा लें कि सड़क पे चलते 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 जहां पे कहीं पे कोई वट्टा आ जाता है, जहां पे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, आप वहां रुक जाते हो और उस ऑब्स्टेकल यानी कि वट्टा यानी कि रुकावट, वहां रुकने के बाद आप दोबारा इनिशियल पॉइंट पे जाते हो और दोबारा से उसको शुरू करते हो, रीअसेस करते हो। तो आप होली सोली हेल्थ पैटर्न को स्टडी करते हुए जहां पे आपको लगता है कि अब यहां से दोबारा करने की जरूरत है, आप उसको रीअसेस करते हो और ज्यादा डेप्थ में करते हो, ठीक है। टू डिटरमिन एनी मेजर चेंजेस, कि किसी किस्म की कोई मेजर चेंजेस तो नहीं आती, डिटोरिएशन कहते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द बेसलाइन डाटा, और जो बेसलाइन डाटा आते सार हमने इनिशियल असेसमेंट पे लिया था उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहता है दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूजुअली परफॉर्म्ड व्हेन एवर द नर्सेज और द अनदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैज एन एनकाउंटर विद द क्लाइंट, ठीक है। इस किस्म की जो असेसमेंट, जो कि ऑनगोइंग असेसमेंट है, वो उस वक्त सामने आती है जब नर्सेज या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आमने सामने इनकाउंटर करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट मे बी परफॉर्म्ड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। और ये हॉस्पिटल साइट के अंदर होती है, हॉस्पिटल एरिया में होती है, कम्युनिटी और होम केयर सेटिंग, कम्युनिटी या फिर होम केयर सेटिंग के अंदर, ठीक है। वो होम केयर सेटिंग में भी हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आपके पास कहता है दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूजुअली परफॉर्म्ड व्हेन एवर द नर्सेज और द अनदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैज एन एनकाउंटर विद द क्लाइंट, कम्युनिटी और होम केयर सेटिंग, ठीक है। उसके बाद कहता है फॉर एग्जांपल अ क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द लंग कैंसर requires frequent assessment of the lung sounds. A total assessment of the skin would be performed less frequently, with the nurse focusing on the color and temperature of the extremities to determine level of oxygenation, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल के अंदर लंग कैंसर के साथ पेशेंट आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट असेसमेंट उसका होता है। अब देखें कि लंग कैंसर के साथ पेशेंट आ रहा है, तो उसको क्या क्या आप मतलब एज अ कह लें कि एज अ जैसे कहता है कॉमन सेंस, ठीक है। एक आपकी कॉमन सेंस भी है, लंग का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है लंग का काम, तो अगर एक पेशेंट लंग कैंसर के साथ आ रहा है तो उसका लंग बार बार कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब ये है कि उसकी ऑक्सीजनेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो आप उसकी एक्सट्रीमिटीज और उसके सारा टेम्परेचर चेक करेंगे, और टेम्परेचर चेक करने के बाद आप उसका बार बार कलर देखेंगे कि कलर ऑक्सीजनेशन के लेवल की कम होने की वजह से तो नहीं चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो हमने फोकस में
आ जाता है आपके पास, आपने अगर लंग कैंसर के साथ आ रहा है तो वो बार बार चेंज हो रहा है। उसके बाद कहता है इट इज परफॉर्म व्हेन द कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस एग्जिस्ट फॉर ए क्लाइंट एंड ही और शी कम्स टू द हेल्थ केयर एजेंसी विद द पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ठीक है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न के साथ वो आता है। कंसिस्ट ऑफ थॉरो assessment of the particular client problem and does not cover area not related to problem. For example, if your client just you that his ear pain, अगर जॉन पी एक पेशेंट है और कहते हैं कि उसके कान में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद कहता है यू वुड आस्क हिम क्वेश्चन अबाउट द पेन, पॉसिबल हियरिंग लॉस, डिजीनेस, रिंगिंग इन हिज ईयर एंड पर्सनल ईयर केयर, सेक्सुअल फंक्शनिंग एंड बावल हैबिट्स वुड बी अननेसेसरी एंड इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मतलब आपने उसकी थॉरो असेसमेंट करनी है, आपने उसकी होलिस्टिक केयर देनी है, आपने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो उसको आपने देना है। उसकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करनी है, उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करनी है, उसकी पर्सनल हेल्थ के बारे में बात करनी है। ठीक है, मतलब ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होलिस्टिक हेल्थ इंटरव्यू आ जाता है। होलिस्टिक हेल्थ इंटरव्यू के पैटर्न के अंदर ये आ जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी एक प्रॉब्लम तक नहीं रहना, बल्कि आपने उसकी हर चीज के बारे में जो है वो बात करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द फिजिकल एग्जामिनेशन शुड फोकस ऑन हिज ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट। ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट हर चीज के बारे में बात की हुई है उसने। उसके बाद आ कहता है कि इट वुड बी नॉट अप्रोप्रिएट टू रिपीट ऑल, और आपने बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, कहता है सिस्टम एग्जामिनेशन सच एज द हार्ट एंड नेक वेसल्स और एब्डोमिनल असेसमेंट, ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है। आगे आ जाती है आपकी इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट में कहता है एन इमरजेंसी असेसमेंट इज वेरी रैपिड असेसमेंट, ये बड़ी रैपिड असेसमेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक सडन हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट आ रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आ रहा है, तो फौरी तौर पे जो उसकी असेसमेंट बनेगी वो इमरजेंसी असेसमेंट होगी। ठीक है, सो कहता है कि एन इमरजेंसी असेसमेंट इज वेरी रैपिड असेसमेंट परफॉर्म्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी कि जब आपकी कह लें कि मौत जो है वो बिल्कुल एट डेथ जो है वो आपकी बेड साइड पे हो। इसमें क्या हो सकता है इन सच सिचुएशन, चॉकिंग। चॉकिंग कहते हैं खाते खाते जो है वो आपको हिचकी लग जाना, खाते खाते जो है वो आपका खाना जो है वो सांस वाली नाली में चला जाना, चॉक हो जाना। ठीक है, चॉकिंग कार्डियक अरेस्ट है, ड्राउनिंग है, डूबना। ठीक है, वही हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है। एंड इमीडिएट डायग्नोसिस इज नीडेड टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, और आपको फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एन एग्जांपल ऑफ एन इमरजेंसी असेसमेंट इज द एवेल्युएशन ऑफ द क्लाइंट्स एयरवे, मतलब उसका फौरी तौर पे यार उसका सांस बहाल करो, ब्रीदिंग उसकी ठीक करो, उसकी सर्कुलेशन करवाओ। एबीसी मतलब आपकी क्या है, एबीसी में आपकी सारी की सारी सर्कुलेशन की टेक्निक्स आ जाती हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। आपने फौरी तौर पे अगर इमरजेंसी असेसमेंट के साथ पेशेंट आता है तो आपने एबीसी टेक्निक को फॉलो करना है। एंड व्हेन कार्डियक अरेस्ट इज सस्पेक्टेड, और जब कार्डियक अरेस्ट सस्पेक्ट होता है, the major and the only concern during this type of assessment is to determine the status of the client's life। ठीक है, इसमें हमने क्लाइंट की लाइफ को देखना होता है,
उसके सस्टेनिंग फिजिकल फंक्शंस को देखना होता है। आगे आ जाते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग, POR जिसको बोलते हैं। दिस इज द निमोनिक फॉर द प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग। कहते हैं टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन वेयर द डेटाबेस leads to a problem list and plan for some intervention. That's why diagnostic, therapeutic and educational. इसमें सब्जेक्टिव आ जाता है आपका, ऑब्जेक्टिव आ जाता है, assumptions या डायग्नोसिस आ जाती है, प्लानिंग आ जाती है, इंटरवेंशन आ जाती है, इवेल्युएशन आ जाती है एंड रिवीजन आ जाती है। POR स्टैंड्स फॉर, POR का मतलब ही क्या होता है? POR का मतलब होता है आपके पास यानी कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेंडिंग्स। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पीई फाइंडिंग्स। ठीक है, स्पेसिफिक यानी अवॉइड वैग्यू टर्म्स। आपने वैग्यू टर्म यानी कि अजीब टर्म से आपने परहेज करना है जो कि मरीज को भी समझना है। कॉन्साइज रहना है, कॉन्साइज यानी कि शॉर्ट फॉर्म में रहना है, शॉर्ट वर्ड्स में रहना है। आपने कंप्लीट करना है एंट्री विद डेट एंड साइन, आपने अपनी एंट्रीज को कंप्लीट करना है डेट और साइन के साथ। स्टैंडर्ड्स एब्रीवेशन आप लोगों ने यूज करने हैं, एग्जैक्ट साइज यूज करना है। ठीक है, लेस का, और आपने उसको इलिस्ट्रेट करना है यानी एक्सप्लेन करना है। और हमेशा आपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपना ब्लैक पेन यूज करना है। ओके, ब्लैक पेन हमेशा आपने अपने पास रखना है फॉर दी असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब इस सेशन के अंदर कोई इश्यू है तो मुझे बताएं, मैं फिर नेक्स्ट अपलोड करूं। इस सेशन में कोई सवाल है तो प्लीज टेल मी, फिर मैं आप नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करती हूँ। चले जल्दी से अपनी अटेंडेंस पूरी करें। नेक्स्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट में सबसे पहले आपके पास आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाई। ठीक है, तो वो इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बार बार अब असेसमेंट ही पढ़ते जाना, आगे भी कुछ चीजें लेके चलनी है। सो कुछ चीजें जो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, मैं इसमें आपको कह लें कि एक गो थ्रू इसमें से भी मैं आपको करवा देती हूँ ताकि वो आपको सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहते हैं कि डिस्कस द नीड फॉर द हेल्थ असेसमेंट इन जर्नल इन नर्सिंग प्रैक्टिस, कि क्यों हमें हेल्थ असेसमेंट की जरूरत होती है नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ असेसमेंट, डाटा कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। डाटा कलेक्शन
डायग्नोसिस की जरूरत क्यों होती है, इन सारी चीजों को हमने देखना है। उसके बाद आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ द हेल्थ असेसमेंट, फिर हम टाइप्स ऑफ द हेल्थ असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि असेसमेंट की तो हमने पहले भी टाइप्स पढ़ी हैं, अभी हमने डिस्कस की थी। इसमें भी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। डॉक्यूमेंट हेल्थ असेसमेंट डेट यूजिंग ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। सबसे पहले कहता है द फर्स्ट असेसमेंट बिगिंस इन 1992 बाय द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। जो सबसे पहले असेसमेंट की टेक्निक को यूज किया गया वो 1992 में यूज किया गया, वो भी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने यूज किया। 1995 के अंदर हेल्थ असेसमेंट कंसिडर्ड एज द बेसिक ह्यूमन राइट। अब ह्यूमन राइट के कुछ लॉज पास हुए और उसके अंदर 1995 में हेल्थ असेसमेंट को एक बेसिक ह्यूमन राइट बना दिया गया। ठीक है, सो हाउ मच इंपॉर्टेंट योर सब्जेक्ट यू कैन सी। ओके, आगे आ जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। अब जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होती है ना, उसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। ईच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज बेस्ड ऑन थॉरो असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट हेल्थ एज ए स्टेटस। और प्राइमरी असेसमेंट क्या होती है, जो बड़ी बेसिक होती है, बड़ी स्टार्ट की होती है, सेकेंडरी उसके बाद की, टर्शरी उसके बाद की। अब ये क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए हमें देखना होता है कि उसको प्रिवेंशन के कौन से लेवल की जरूरत है। ठीक है, हमने उसको केयर किस लेवल पे प्रोवाइड करनी है। पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट नीडेड टू बी परफॉर्म बाय फिजिशियन और नर्स। और पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, जो पीरियड वाइड टाइम गुजरने के साथ साथ जो कि या तो नर्स प्रोवाइड कर रही होती है या डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे आ जाते हैं नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट इन जर्नल नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग के अंदर क्यों असेसमेंट की जरूरत है, कहते हैं सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डाटा। ठीक है, सिस्टम वाइज और लगातार क्लाइंट का डाटा जब हमने लेना होता है तो उस वक्त हमें हेल्थ असेसमेंट की जरूरत होती है। इट फोकस ऑन क्लाइंट रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम। और इसका फोकस क्या होता है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स चेक करना रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम। कहता है कि नर्स जो होता है वो केयरफुली एग्जामिन करती है क्लाइंट की बॉडी पार्ट को टू डिटरमिन एनी एबनॉर्मेलिटीज, की किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं आ रही। द नर्स रिलाइज ऑन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच कैन इंडिकेट सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम। और वो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेती है, रिश्तेदारों से लेती है, अपने कलीग से लेती है, पेशेंट से लेती है, खुद की असेसमेंट होती है उसकी। ठीक है, सो हेल्थ असेसमेंट प्रोवाइड्स अ बेस लाइन टू यूज द प्लान द क्लाइंट केयर। एक वो पूरा प्लान बनाती है उसकी केयर के लिए, क्योंकि मरीज एक दफा जब अस्पताल में दाखिल हो जाता है तो डॉक्टर तो आके आता है, ठीक है, आके उसको चेक करने के बाद दवाई लिख के चला जाता है। बाकी सारी नर्स पे जिम्मेदारी होती है, बाकी सारी आप पे जिम्मेदारी होती है, उसका खाना पीना, उसकी केयर, उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, उसकी काउंसलिंग, ठीक है, उसकी क्लीनलीनेस, हर चीज तो आपकी जिम्मेदारी है, हर चीज आपने करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो नर्सेस को हाईली पेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अलमिया ये कि यहाँ पे उनको कम कंसिडर किया जाता है। कंसिडर किया जाता है। हेल्थ असेसमेंट हेल्प्स द नर्स टू डायग्नोज द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड इंटरवेंशन। वो क्लाइंट की प्रॉब्लम और उसकी इंटरवेंशन, उसकी डायग्नोसिस, हर चीज के बारे में उसने बात करनी होती है। कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट इन्वॉल्व्स अ मोर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द क्लाइंट कंडीशन। और डिटेल क्लाइंट की कंडीशन को मद्देनजर रखा जाता है। हेल्थ असेसमेंट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ थेरापीज एंड क्लाइंट्स रिस्पॉन्स। और हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इन हेल्थ असेसमेंट पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस रखती है कि वो कौन सी थेरापीज लेना चाह रहा है और क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। आगे आ जाते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हेल्थ असेसमेंट डाटा कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। यानी कि मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड एंड डायग्नोसिस से रिलेटेड। ठीक है,
हाँ जी, बाद हेल्थ की डेफिनेशन में वो कहता है कंप्लीट कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी माइंड और स्पिरिट। कंप्लीट कंडीशन है ये बॉडी माइंड और स्पिरिट की। स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल एंड और पेन, डिजीज और पेन से बचने के लिए। WHO कहता है हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फॉर्मेलिटी। ठीक है, कि हेल्थ सिर्फ, हेल्थ जो है वो एक कंप्लीट स्टेट है, मेंटल, फिजिकल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। और सिर्फ उसमें ये नहीं हम कह सकते कि किसी को अगर बीमारी नहीं है या किसी को बुखार नहीं है, खांसी नहीं है या कॉलेलिथियासिस नहीं है या कोई और सिस्टमैटिक इन्फेक्शन नहीं है तो वो बीमार नहीं है, बल्कि WHO ये कहता है कि एक इंसान को मुकम्मल ठीक होने के लिए उसको फिजिकली, मेंटली, सोशली, कंप्लीटली उसको हर स्टेट के अंदर जो है वो हेल्दी होना चाहिए। सो हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फॉर्मेलिटी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ किसी को अगर बीमारी नहीं है तो वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, नो, नेवर एवर। ठीक है यार, उसको ज़हनी तौर पे भी ठीक होना चाहिए। बाज लोग जिस्मानी तौर पे ठीक होते हैं, ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं। बाज लोग ज़हनी तौर पे ठीक होते हैं लेकिन जिस्मानी तौर पे बीमार होते हैं। ओके, आगे आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट इज डिफाइंड द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा और इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द केयर ऑफ द पेशेंट। असेसमेंट डिफाइन ये करती है कि सिस्टमैटिक, बार बार वो वर्ड यूज कर रहा है, क्लास आपने देखा, सिस्टमैटिक, 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 सिस्टमैटिक। ठीक है, सो सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम वाइज आप चलते चले जाते हो, पहले नाक, कान, मुंह, बाल, ठीक है, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, जेनिटो यूरिनल। ठीक है, सो सिस्टमैटिक आपने जब भी लिखना है, जब भी सुनाना है, यू शुड use the word the systematic collection of all the data and information relevant to the care of the patient, their problems and their need, yeah, is the first step to determine the health status। किसी भी पेशेंट की हेल्थ की हालत को जज करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है असेसमेंट। ठीक है, इट इज द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू हैव ऑल द नेसेसरी पजल पीसेस टू मेक अ क्लियर पिक्चर ऑफ द पर्सन्स हेल्थ स्टेटस। ठीक है, यानी कि जो चीजें पेशेंट की कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, पजल हो रही हैं, हमने उनको क्लियर करना होता है। आगे आ जाए द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअल प्रॉब्लम और व्हाट कुड हैपन, पोटेंशियल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है? प्रेजेंट प्रॉब्लम, कि क्या हो रहा है, और दैट वुड बी पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो कि प्राइमरी प्रॉब्लम की वजह से अगर चीजें पोटेंशिएट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, what is happening is the actual problem and what could happen is potential problem involving collecting, organizing, analyzing information data about the patient। उसके बाद कहता है health assessment is a plan of care that identifies the specific needs of the person and how those needs will be addressed by the healthcare system or skilled nursing facility। Health assessment is the evaluation of the health status by performing a physical examination after taking the health history। ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री में ये क्या है कि हम उसकी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेने के बाद हम उस पर बात करना शुरू कर देते हैं कि हम, मतलब कि हम बात करने से मुराद क्या आ जाता है? बात करने से मुराद ये आ जाता है कि हम चीजों को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को हम देखना शुरू कर देते हैं। डेटा कलेक्शन नेक्स्ट मेथड है। डेटा कलेक्शन इज डिफाइंड एज द ऑन गोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन। ये ऑन गोइंग होती है और सिस्टमैटिक कलेक्शन होती है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द हेल्थ डेटा होता है, नेसेसरी फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम। पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के अंदर को कंट्रोल करने के लिए डेटा कलेक्शन में, एक डेटा कलेक्शन बेसिकली एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच से मुराद क्या है? एक कंप्लीटली होली सोली अप्रोच है। अब टाइप्स ऑफ डेटा में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में जैसे सिम्टम्स है,
दैट द पेशेंट डिस्क्राइब, फॉर एग्जाम्पल आई कांट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है, मैं सिम्टम है ना, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, पेशेंट आपको खुद बता रहा है। तो जो चीजें मरीज आपको खुद बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा में है, यानी कि वो कौन सी होती हैं, कोवर्ट होती हैं। और ओवर्ट कौन सी होती हैं, जो आप खुद ऑब्जर्व कर रही होती है। साइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व, मेजर्ड एंड वेरीफाइड, फॉर एग्जांपल स्वॉलन जॉइंट आपको उसके नजर आ रहे हैं बेचारे के, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा को हम कहाँ कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। प्राइमरी में वो कहता है द पेशेंट इज ऑलवेज द बेस्ट सोर्स, मरीज आया है सबसे पहले वार्ड में आने के बाद जो पहला सोर्स है जिससे हमें डेटा मिल सकता है वो आपका प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, एवरीथिंग या एवरीबॉडी एल्स, ठीक है, मतलब पेशेंट के अलावा कोई भी बंदा जो कि आपको डाटा प्रोवाइड कर दे वो आपके सेकेंडरी सोर्स के अंदर आ जाता है। आगे आ जाता है आपके पास डायग्नोसिस, कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस इज इंडिपेंडेंट रोल ऑफ द नर्स, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो क्या है, कि इंडिपेंडेंट रोल ऑफ द नर्स है। नर्सिंग डायग्नोसिस डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स प्रॉब्लम या रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिसऑर्डर। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो डिपेंड कर रही होती है क्लाइंट के प्रॉब्लम को, रिस्पॉन्स कर रही होती है स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स को, सही है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में अगर देखें, कहता है स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर नर्सिंग इंटरवेंशन। थोड़ी सी समझने की आपको जरूरत है। कोई किसी भी बीमारी के साथ एक मरीज आया आपके पास, आपने बनानी है नर्सिंग डायग्नोसिस बिकॉज यू आर अ नर्स। सो व्हाट द पर्सन रिस्पॉन्ड इन द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, किसी भी बीमारी के जवाब में मरीज का जो भी रवैया होता है, ठीक है, वट एवर वो उसका एक्चुअल रवैया हो या पोटेंशियल रवैया हो, मतलब कि अचानक बीमारी की वजह से आ रहा हो या बीमारी की वजह से आने की वजह से कुछ और बातें उसके साथ इन्वॉल्व हो गई हो, बाद की बातें, फ्यूचर की बातें, उसको आपने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए क्या आपने इंटरवेंशन बनानी है, क्या स्ट्रेटेजीज रखनी है उसको सॉल्व करने के लिए, कहलाता है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। ये मैंने आपको उर्दू में खोल के बता दिया। दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। A statement that describe a specific human response to an actual or potential health problem, यानी कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स किसका, पेशेंट का, किसके नतीजे में, एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम के नतीजे में, जिसको जरूरत होती है नर्सिंग इंटरवेंशन की, नर्सिंग केयर की, ठीक है। सो अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड देयर रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेसेस, नेंडा, ठीक है। नेंडा की डायग्नोसिस, नेंडा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करने का। 2007 के अंदर उसने ये बताया था कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो होती है बेसिकली एक क्लिनिकल जजमेंट होती है, ठीक है। वो फैमिलीज के बारे में भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स के बारे में भी हो सकती है और कम्युनिटीज के बारे में भी हो सकती है, आपकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। आगे आ जाता है पोटेंशियल फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। पोटेंशियल क्या क्या होना चाहिए नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए, सेफ्टी, सेफ्टी में क्या आ जाता है, कंफ्यूजन एंड हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन, हिस्ट्री ऑफ फॉल, कहीं गिरे तो नहीं है, कहीं मेंटली अलर्टनेस है या नहीं है, स्किन इंटेग्रिटी, इमोबिलिटी, पेन, फ्रैक्चर्ड हिप। अगर F1 में आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आपको जैसे कि मैम ने पढ़ाया होगा कि कुछ पोटेंशियल्स होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए, उसमें आप सेफ्टी रिलेटेड भी बना सकते हैं, कंफ्यूजन रिलेटेड भी बना सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल्स रिलेटेड भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड भी बना सकते हैं, इमोबिलिटी रिलेटेड भी बना सकते हैं, पेन रिलेटेड भी बना सकते हैं और फ्रैक्चर रिलेटेड भी बना सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस तीन चीजों पे बॉयस करती है, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। तीन चीजें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम की सिम्टम्स होती है और इटियोलॉजी होती है। सो प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स, ये देखें पैस जिसको बोलते हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस के क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर आपकी रिलेटेड टू एंड S फॉर एज एविडेंस बाय, ठीक है, एज एविडेंस बाय। प्रॉब्लम में एट रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ये वो पार्ट्स उसने बताए हुए, अगर इन पार्ट्स को मिला दे तो निंडा की डायग्नोसिस बन जाती है। प्रॉब्लम में एट रिस्क फॉर स्किन इंटीग्रिटी, मिसाल के तौर पे पेशेंट बेड रिडन है, आईसीयू के अंदर है, उसकी जो क्या है, उसकी स्किन जो है वो इम्पेयर हो गई है या डायरिया के साथ रिपोर्ट हुआ है तो उसकी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो इसका प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू में क्या है, इमोबिलाइजेशन है, बेड सोर के साथ आया है, R/T क्या होता है, रिलेटेड टू, ठीक है, इमोबिलाइजेशन।
और एज एविडेंस बाय AEB बेड रेस्ट है या ट्रैक्शन है, ठीक है, बेड रेस्ट या ट्रैक्शन की वजह से। नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट, पोटेंशियल फॉर स्किन ब्रेकडाउन, रिस्क रिलेटेड टू इमोबिलिटी एज एविडेंस बाय बेड रेस्ट एंड ट्रैक्शन, ठीक है। पोटेंशियल फॉर स्किन ब्रेकडाउन यानी कि ये एक पार्ट है, ये P, पोटेंशियल फॉर स्किन ब्रेकडाउन रिलेटेड टू इमोबिलिटी ये दूसरा पार्ट है, एंड एज एविडेंस बाय बेड रेस्ट एंड ट्रैक्शन। Another nursing diagnosis statement, pain related to fracture hip, ठीक है, as evidence by patient states pain level 8/10, ठीक है। यानी कि फ्रैक्चर पेन क्या है, वो आपने दरमियान में लगना है। पेन रिलेटेड टू फ्रैक्चर हिप एज एविडेंस बाय पेशेंट स्टेट्स पेन लेवल 8/10। असेसमेंट के लिए कुछ हमें टूल्स दरकार होते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं क्या क्या है। असेसमेंट जैसे कि हमें पता है कि एक सिस्टमैटिक एक कॉन्टिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, कलेक्शन के मीनिंग क्या होते हैं, कलेक्शन के मीनिंग होते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठे करना चीजों को। सो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, मरीज के बारे में आगाही लेना, इंफॉर्मेशन लेना, उसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशो कल्चर, स्पिरिचुअल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस को, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, इंक्लूड पास्ट हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट, एलर्जी, ठीक है, पास्ट सर्जरी, क्रॉनिक डिजीजेज आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंक्लूड करंट या प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद नोजिया, स्लीप, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट इज टेकिंग नाउ। आगे डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड्स में क्या आ जाता है, ऑब्जर्विंग, सबसे पहले टू ऑब्जर्व इज टू गैदर डाटा बाय यूजिंग द सेंस। फिर आ जाता है इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग में क्या आ जाता है, एन इंटरव्यू इज प्लान, ठीक है। कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद पर्पस, यानी कि अगर आपने जिसके साथ बातें भी करनी है वो क्या करनी है, बेटा कम्युनिकेशन सिग्नल प्रॉब्लम है, रिफ्रेश करें आप, मुझे स्लाइड शो हो रही है, ठीक है। और आप ऐसे भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा आपका स्लैम के ऊपर, वहां से आप देख सकते हैं, अभी समझ लें। एग्जामिनिंग के बाद क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, द फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑफन गाइडेड बाय डाटा प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट, डेटा जो कि प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, उसको गाइडेड करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास a head to toe approach is frequently used to provide the systematic approach that helps to avoid omitting important data, ठीक है। आपने हेड टू टो जो है वो अप्रोच यूज करनी है, उसका सर से लेके पांवों तक मुआयना करना है, सर से लेके पांवों तक आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है, हेड टू टो। उसके बाद है वैलिडेटिंग डाटा, वैलिडेट का मतलब ये कि उसको ठीक बनाना, वैलिड बनाना। द इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज मस्ट बी कंप्लीट, फैक्चुअल नहीं होनी चाहिए, फैक्ट बेस होनी चाहिए, ठीक है, एंड एक्यूरेट बिकॉज द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस आर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने जो भी डेटा उससे लेना है उसकी बेस पे मेडिकल डायग्नोसिस बननी है, नर्सिंग इंटरवेंशन बननी है, नर्सिंग डायग्नोसिस बननी है। वैलिडेटिंग इज द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग और वेरीफाइंग डाटा टू कंफर्म दैट इट इज एक्यूरेट और फैक्चुअल, ठीक है। सो वैलिडेट का मतलब क्या होता है, वैलिडेट का मतलब होता है कि उसको डबल चेक करना कि आया आपने जो इंफॉर्मेशन लिया वो ठीक ली है या नहीं ली है। पर्पस क्या होता है डाटा वैलिडेशन के, पर्पस ये होता है नंबर 1, इंश्योर दैट डाटा कलेक्शन इज कंप्लीट, ये इंश्योर करना कि डाटा कलेक्शन कंप्लीट है या नहीं है। फिर ये इंश्योर करना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा एग्री करता है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद ऑब्टेन करना एडिशनल डाटा दैट मे हैवन बी ओवरलुक्ड। अब कुछ चीजें होती हैं कि इंफॉर्मेशन लेते लेते वो नजरअंदाज हो जाती हैं, तो जब आप उसको वैलिडेट करते हो तो वैलिडेट करने के बाद क्या आता है, वैलिडेट करने से आपके जो चीजें छूट गई होती हैं, रह गई होती हैं, वो भी एड ऑन हो जाती हैं। सो अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन, लिहाजा आपने एकदम से जंप नहीं करना आता, ठीक है, आप उसको रीचेक कर सकते हो। सो डाटा रिक्वायरिंग वैलिडेशन, नेवर एवरी पीस ऑफ डाटा यू कलेक्ट मस्ट बी वेरीफाइड, हर डाटा को आपने कंफर्म नहीं करना होता। जो आपको लगता है कि डाउटफुल है या मेरे से कुछ मिस्टेक है या मुझे लगता है कि उसको रीचेक करना चाहिए, तो आप उसको रीचेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वुड नॉट नीड टू वेरीफाई और रिपीट द क्लाइंट्स पल्स, ठीक है, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर अनलेस सर्टन कंडीशंस एग्जिस्ट, ठीक है।
अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें पेशेंट का बीपी बार बार लेना पड़ता है, पेशेंट की पल्स बार बार लेनी पड़ती है, पेशेंट का टेम्परेचर बार बार लेना पड़ता है, आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। सो कंडीशन दैट रिक्वायर्ड डाटा टू बी रीचेक्ड एंड वैलिडेट इंक्लूड, उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आपके पास पल्स आ जाती है, बीपी आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। डिस्क्रिपेंसीज और गैप्स बिटवीन दी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, अब जो डिस्क्रिपेंसीज रह जाती हैं या गैप्स रह जाते हैं सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव डेटा में, आप उसको क्लियर कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ मेल क्लाइंट टेल्स यू दैट ही इज वेरी हैप्पी डिस्पाइट लर्निंग दैट ही हैज अ टर्मिनल कैंसर। पेशेंट है वो कहता है कि मैं खुश हूं ये जानते हुए भी कि मुझे टर्मिनल कैंसर है, तो आप उनसे डाटा लोगे कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, पॉजिटिव चीज है, लेकिन आप उससे पूछोगे तो सही ना कि क्या क्या रीजंस है। ठीक है, डाटा रिक्वायर वैलिडेशन, डिस्क्रिपेंसीज और गैप्स बिटवीन व्हाट द क्लाइंट सेज एट वन टाइम एंड देन अनदर टाइम। फॉर एग्जांपल, योर फीमेल पेशेंट सेज शी हैज नेवर हैड सर्जरी, but later in the interview she mentioned that her appendix was removed at military hospital when she was in the navy। ठीक है, तो वो ये कहता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम उसको उस गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो गैप्स को आइडेंटिफाई करने में ये होता है कि अगर एक मरीज आपको इंटरव्यू में ये कह दे कि मेरी तो पहले अपेंडिक्स नहीं रिमूव कराई गई, बाद में वो ये कह सर्जरी नहीं हुई, बाद में ये कह कि नहीं 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 जब मैं नेवी के हॉस्पिटल में थी, मिलिट्री हॉस्पिटल में थी, तो मेरी तो अपेंडिक्स ही निकाल दी गई। तो मतलब डिस्क्रिपेंसी आ गई ना, गैप आ गया ना, और वो भी आपने क्या किया, डाटा को जब वैलिडेट करने की कोशिश की तो तब आपको पता चला कि ये मोहतरमा अपनी एक सर्जरी के बारे में हमें आगाह नहीं कर रही थी। ठीक है, सो ये चीजें देखनी है। आगे मेथड क्या होते हैं वैलिडेशन के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।